जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सही बच्चे अच्छे होंगे। आप लोगों का लक्ष्य पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बार रीड करिएगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ। पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेकेंड है बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, थर्ड है पैरेलल इवोल्यूशन, नन ऑफ दीज। पहले समझिएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स की मीनिंग क्या है। अगर इसको लोकल में हम लोग क्या कहते हैं, कंगारू। क्या कहते हैं बेटा, कंगारू के नाम से जानते हैं। बात समझिएगा। अब पूछ ही रहा है कि जो कंगारू है वह किसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लिक करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन 100% का देखा जाए इसका जो आंसर एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है एडेप्टिव रेडिएशन। क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन होता है बाबू। अब जरा समझिएगा कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। अब अगर हम बातें करें एडेप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स तो है ही, साथ में डार्विन्स फिंचेज भी है। कौन सा बेटा, डार्विन्स फिंचेज, जिसको डार्विन साहब ने स्टडी किया था अपने 5 साल के क्या बेटा देखा जाए तो वर्ल्ड सर्वेक्षण प्रोग्राम के थ्रू। अब अगर बातें करें एडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग होता क्या है कि सपोज करें कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक एरिया है, एक क्या वो एरिया है और यहाँ पर स्पीसीज है, स्पीसीज है और स्पीसीज मीन्स इसके अलॉट ऑफ क्या मेंबर हैं। यहाँ पे अलॉट ऑफ मेंबर हैं। अब किसी भी वजह से हुआ क्या बब्बू कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रुप बना करके यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। मेरी बात समझिएगा, यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। वहीं पर सेकेंड बेटा कुछ और बेटा ऑर्गेनिज्म ग्रुप बनाकर किसी और प्लेस पर चले जाते हैं। ऐसे ही करते हुए अलॉट ऑफ प्लेसेस पर एक ग्रुप बनाकर चले जाते हैं और फॉर सम टाइम के बाद जब इसको हमने देखा हमको क्या मिला कि पहले ये सब तो एक ही स्पीसीज के थे, लेकिन फॉर सम टाइम के बाद जब देखा गया पता चला कि जितने बेटा ऑर्गेनिज्म यहाँ से किसी और प्लेस पर गए थे वहाँ जाने के बाद उसमें क्या हो गया, चेंजेज हो गया। क्या हुआ, चेंजेज, और चेंज करके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिए। क्या कर लिए, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। ORR क्या कहते हैं, देखा जाए बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग यही होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एक इस प्रकार के स्पीसीज बेटा जब अलग अलग एरिया में जाते हैं, जियोग्राफिकल एरिया में जब जाते हैं तो उनमें अलॉट ऑफ चेंजेस आ जाता है। बात समझिएगा। और चेंजेस आने के बाद क्या होता है, वो सभी एक नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या वो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन की। किसके बाबू, होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन प्लस क्या स्ट्रक्चर सेम होता है। मेरी बात समझिएगा, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, बट उनका फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी हम लोग जहाँ करते हैं उसका नाम है होमोलॉजी। क्या नाम बाबू है, होमोलॉजी। मेरी बात समझिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, एग्जाम्पल देखिएगा, आप ले लीजिए ह्यूमन। क्या ले लीजिए बेटा, ह्यूमन ले लीजिए। आप ले लीजिए फिश ले लीजिए। आप ले लीजिए क्या, बैट ले लीजिए बेटा, है कि नहीं ये। आप ले लीजिए हॉर्स। क्या ले लीजिए, हॉर्स। अगर इन चारों की अगर बातें करें तो इनके फोर लिम्ब को जरा ले लेते हैं। आप ये बताइए जो ह्यूमन उसका 4 लिम्ब हैंड है, 4 लिम्ब मीन्स अग्रपाद बेटा, है कि नहीं, उसका हैंड है। फिश अगर देखा जाए इसमें फिन पाए जाते हैं। क्या पाए गए, फिन पाए जाते हैं। अगर बातें करें बेटा जो बैट है अगर देखा जाए इसमें पाया जाता है विंग्स। क्या पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है। हॉर्स की बातें करें इसमें पाए जाते हैं क्या, लेग्स। अब आप ये बताइए कि इनका फंक्शन कैसा है बेटा। अगर देखा जाए तो हैंड का काम है कैच करना। क्या करना बेटा, कैच करना। बात समझिएगा। वहीं पर अगर बातें करें फिन का काम है क्या करना, स्विम करना बेटा। विंग्स का काम है फ्लाई करना और लेग्स काम क्या है, रन करना। अब आप ये बताइए कि दीज जो फंक्शन यहाँ पर आपको लिखे गए हैं ये फंक्शन एक है कि अलग है, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। बट जो ये बेटा आपके हैं इनकी
इनकी क्या ओरिजिन अगर देखा जाए और इनका क्या स्ट्रक्चर सेम होता है तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन स्टडी करते हैं। होमोलॉजी में ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन के अंतर्गत आता है। आई मीन देखा जाए तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या आता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, कन्वर्जेंट, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका, एनालॉगस ऑर्गन का। एनालॉगस ऑर्गन आप जानते हैं, और एनालॉगस ऑर्गन मीन्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गन जिनकी आई मीन ओरिजिन और क्या बेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर देखेंगे तो आप ले लीजिए द विंग्स ऑफ क्या बेटा, इंसेक्ट, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, और वहीं पर एक और कर लीजिए बैट। अब अगर बातें करें तो ये तीनों का जो विंग्स है उसका काम क्या है, फ्लाई करना। क्या बेटा, फ्लाई इन द स्काई। लेकिन अगर देखा जाए उनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। दैट्स वाई उसको क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। और एनालॉगस ऑर्गन की स्टडी हम लोग लाइफ साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करिए। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर। फर्स्ट वर्टिब्रेट, मेरी बात समझिएगा, अगर हम लोग ये डिफाइन करें बेटा एनिमल, किसकी बातें करें, एनिमल। आप जानते हैं कि एनिमल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जो पहली कैटेगरी है जिसको आप कहते हैं नॉन कॉर्डेट, क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा, यही है। जो सेकंड है जिसको आप कहते हैं कॉर्डेटा, क्या कहते हैं बेटा, कॉर्डेटा। अब अगर बातें करें कॉर्डेटा की, अब इसको भूल जाइए अभी आप, कॉर्डेटा को आइए, अगर कॉर्डेटा की बातें करें तो इसको डिवाइड किया गया है दो फिर बेटा ग्रुप में, जिसमें एक का नाम है एक्रैनिएटा। क्या नाम बाबू है, एक्रैनिएटा। आई मीन जिसके पास स्कल एब्सेंट हो, क्योंकि एक्रैनिएटा में टू टर्म है, पहला ए है, सेकंड क्या है, क्रैनिएटा। ए मीन्स एब्सेंट और क्रैनिएटा मीन्स स्कल, आई मीन स्कल एब्सेंट हो। और आप जानते हैं कि इसमें दो सब फाइलम आते हैं, जिसमें एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा। क्या नाम है, यूरोकॉर्डेटा, और दूसरे का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। बोले बेटा क्या नाम है, सिफेलोकॉर्डेटा। और अगर हम बातें करें सेकंड, इसमें आता है क्रैनिएटा। कौन आता है, क्रैनिएटा। क्रैनिएटा मतलब क्या होता है कि जिसके पास स्कल प्रेजेंट हो। क्या हो बेटा, स्कल प्रेजेंट हो। इसी को हम लोग कहते हैं कि हायर, क्या बेटा कहते हैं, हायर कॉर्डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, हायर। और आर अगर देखा जाए वेल डेवलप कॉर्डेट के नाम से जानते हैं। और इसमें एक सब फाइलम आता है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। क्या नाम है, वर्टिब्रेटा। मेरी बात समझिएगा। अब वर्टिब्रेट को फिर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, समझिए बेटा। एक का नाम है एनेथा। क्या नाम बेटा, एनेथा। और एक का नाम है नेथो, नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एनेथा में टू टर्म है, ए मतलब एब्सेंट, नेथा मीन्स होता है जॉ। आई मीन ऐसे एनिमल जिनके पास जबड़ा नहीं पाया जाता, आई मीन जॉ क्या होता है, एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एनेथा। और नेथोस्टोमेटा का मीन्स होता है कि जिनके पास जबड़ा पाया जाता है, जॉ प्रेजेंट होता है, दैट इज द नेथोस्टोमेटा। अब एनेथा की बातें करें बेटा तो आप जानते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है साइक्लोस्टोम्स। क्या नाम है, साइक्लोस्टोम्स, स्टोम्स। मेरी बात समझेगा। अब देखिए बेटा, अगर नेथोस्टोमेटा की हम बातें करें जिसमें फिर दो कैटेगरी है, जिसमें एक का नाम है पिसेस और एक का नाम है टेट्रापोडा। क्या नाम बेटा, टेट्रापोडा। अब पिसेस में फिर तीन है, प्लेकोडर्मी, ऑस्टिकथीस एंड कॉन्ड्रिकथीस। जबकि टेट्रापोडा में 4 क्लास हैं, जिसमें एक का नाम है एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। तो हमें यहाँ आना है। जो साइक्लोस्टोम्स है ना बाबू, क्या साइक्लोस्टोम्स, अगर हम बातें करें तो साइक्लोस्टोम्स आज क्या ही मॉडर्न है ना, मॉडर्न बेटा। अगर बातें करें इसी का जो क्या था, एंसेस्टर था, इसका जो पूर्वज था, जो दैट टाइम एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका नाम था, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेकोडर्म। क्या नाम था, ऑस्ट्रेकोडर्म। तो ऑस्ट्रेको जो डर्म है बेटा ना, ऑस्ट्रेकोडर्म अगर देखा जाए वह क्या है, वह एंसेस्टर ऑफ एनेथा है। और अगर देखा जाए साइक्लोस्टोमेटा है, और साइक्लोस्टोमेटा में आप जानते हैं कि लैम्प्रे आता है। कौन आता है, लैम्प्रे। और अगर देखा जाए हैगफिश आता है बेटा, जिसको आप कहते हैं जॉलेस फिश। क्या कहते हैं, जॉलेस फिश। इस धरती पर अगर देखा जाए ओरिजिनेट होने वाला जो पहला वर्टिब्रेट है वो कौन बेटा है, ऑस्ट्रेकोडर्म। कौन है, ऑस्ट्रेकोडर्म। आपके सामने है एनिमल बेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, फिर एक्रैनिएटा, क्रैनिएटा, इसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखिए जो सिफेलो और यूरो है ना,
ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों देखा जाए तो एक रेनिएट्स हैं, ये वर्टिब्रेट नहीं है, बात समझिएगा। तो ऑप्शन में क्या आपका है, ऑस्ट्राइकोडर्म है, और ऑस्ट्राइकोडर्म क्या है, वह साइक्लोस्टोम्स का देखा जाए तो पूर्वज है। किसका पूर्वज, साइक्लोस्टोम्स का पूर्वज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 आई बाबू, रीड करिएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल होमोलॉगस ऑर्गन्स। अभी हम लोग पढ़े जस्ट, होमोलॉगस ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है बाबू, मीनिंग यही होता है कि ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन एंड क्या स्ट्रक्चर सेम हो बेटा, स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, तो डिफरेंट क्या हो, उनका फंक्शन डिफरेंट हो, फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। अब जरा आप इसमें से सर्च करिए, देखिए 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग का 4 लिम्ब है, अगर देखा जाए इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है रन करना। विंग्स ऑफ बर्ड, इसका फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। 4 लिम्ब ऑफ क्या बेटा, रैबिट, इसका काम क्या है, अगर देखा जाए तो आई मीन रन करना है ना, वॉक करना। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो 3 फंक्शन लिए हैं, अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट लग रहे हैं। सेकंड देखिएगा, लेग्स ऑफ काकरोच के लेग का काम क्या है, अगर देखा जाए वॉक करना या रन करना। हिंड लेग्स ऑफ क्या बेटा, फ्रॉग, अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ 4 लिम्ब इसका मेनली होता है जंप करना, क्या बेटा होता है, जंप करना। यहाँ पर देखा जाए वॉक करना या रन करना। 4 लिम्ब ऑफ रैबिट, इसका भी क्या होता है, रन या वॉक करना। ठीक है, एक लग रहा है नहीं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ क्या, बैट, इनका काम क्या है, फ्लाई करना, तो काम भी सेम है। नेक्स्ट देखिएगा, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ क्या, फ्लाइंग लिजार्ड, इसका भी काम क्या है, फ्लाई करना। तो अब आप देख रहे हैं कि जो डी है, इसमें जितने भी बेटा एग्जाम्पल दिए हैं सबका फंक्शन सेम है, यहाँ पर भी सबका फंक्शन सेम है, यहाँ पर सबका फंक्शन सेम है। बट अगर जो ऑप्शन ए है वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो जब फंक्शन डिफरेंट होगा तो उनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी जहाँ करते हैं दैट इज क्या बेटा, होमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिएगा। विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप पहले समझिएगा वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है, क्या था बेटा, एक बार खुद से बताइए। अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन की बातें करें तो आप जानते हैं इसको हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग की मीनिंग क्या होती है बेटा कि ऐसे ऑर्गन, बात समझिएगा, जो सदियों साल पहले भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। मेरी बात समझिएगा, जो सदियों साल पहले भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं, बस डिफरेंट ये है बेटा कि सदियों साल पहले वो फंक्शनल थे, क्या थे, फंक्शनल थे, बट आज क्या है, वो नॉन फंक्शनल है। आई मीन तब भी थे अब भी हैं, बस डिफरेंस ये है कि तब क्या थे, फंक्शनल थे, अपना काम करते थे, बट आज क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो दैट ऑर्गन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। और आप यकीन मानिए बेटा, ह्यूमन बॉडी में अभी तक देखा जाए तो 100+ वेस्टिजियल ऑर्गन की डिस्कवरी हो चुकी है। हाउ मेनी, 100+ वेस्टिजियल ऑर्गन की डिस्कवरी हो चुकी है। बात समझ रहे हैं ना। अब अगर बातें करें इसमें 100+ में से यहाँ पर दिया गया है बेटा, पहला निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आप जानते हैं निमेशक पटल, कौन बेटा, निमेशक पटल यहाँ पाई जाती है, जो पहले हमारे पूर्वजों की पूरी आइस पर पाई जाती थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो एक्वेटिक थे। क्या थे, एक्वेटिक थे बेटा। आई मीन हम जो टेरेस्ट्रियल है ना, लैंड पर पाए जाते हैं, हमारी ओरिजिन ऐसे एनिमल से हुई है जो कहाँ पाए जाते थे, जल में पाए जाते थे। तो जल में आँख को प्रोटेक्ट करती थी, दैट इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये तो है बेटा हमारा। सेकेंड, वर्मीफोर अपेंडिक्स, आप जानते हैं कि अगर बातें करें बेटा इंटेस्टाइन की, किसकी बातें करें, इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन में भी किसकी बातें करें, लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी बातें करें, सीकम की, किसकी बाबू, सीकम की। तो सीकम का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे ना। अगर हम बातें करें सीकम का स्ट्रक्चर बेटा, है कि नहीं है, तो सीकम जब ऐसे होती है तो यहाँ पर एक अगर देखा जाए कैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक बेटा, है कि नहीं है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे पूर्वजों में क्या थी, फंक्शनल थी। क्या थी बेटा, फंक्शनल। आई मीन इसका फंक्शन क्या था, इसमें फ्यू बैक्टीरिया एंड फ्यू प्रोटोजोवन पाए जाते थे। बात समझेगा, फ्यू क्या थे बाबू, फ्यू बैक्टीरिया एंड फ्यू क्या थे, प्रोटोजोवन थे बाबू। फ्यू प्रोटोजोवन जो कैसे रहते थे, जो सिम्बायोटिकली रहते थे। आई मीन हमारा भी फायदा उनका भी फायदा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई
कि स्लोली स्लोली हमारे जो पूर्वज थे बेटा वो क्या खाना बंद कर दिए, अगर देखा जाए हर्ब्स, वो हर्ब्स खाना बंद कर दिए। मेरी बात समझेगा, हर्ब्स जब नहीं खाए तो उनको क्या नहीं मिला, उनको सेल वॉल नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं मिला तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पाए जाने वाले जो क्या बैक्टीरिया और प्रोटोजोवन थे जो अपना फूड क्या करते थे, उन्हीं सेल वॉल से टेकअप करते थे और बनाते क्या थे बेटा, ये बनाते थे सेलुलेज एंजाइम। क्या? सेलुलेज एंजाइम। और वह सेलुलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता था? सेल वॉल को डाइजेस्ट करता था। किसको बेटा? सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत थी उसका नाम था सेलुलेज। और आप जानते हैं कि सेलुलेज का फॉर्मेशन कौन करता था? फ्यू बैक्टीरिया एंड फ्यू प्रोटोजोवन। हमारे पूर्वज हर्ब्स खाना बंद कर दिए बेटा, स्लोली स्लोली ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोवन यहाँ से डिसअपीयर हो गए। आज हमारी बॉडी में ना तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोवन है, ना हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और ना ही हमारी बॉडी में किसका डाइजेशन होता है? हर्ब्स का डाइजेशन होता है। तो ये भी क्या हो गई? ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। आज अगर इसमें कोई फूड का कोई क्या बेटा अगर पार्टिकल चला जाता है तो यहाँ पर एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं अपेंडियोसिस। क्या कहते हैं? अपेंडियोसिस के नाम जानते हैं। इसका मात्र एक ऑप्शन है, अगर अपेंडियोसिस किसी को हो गया है तो फॉर क्या बेटा? ऑपरेशन के थ्रू यहाँ से कट करके इसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसका क्या? दैट्स एंड। सेकेंड देखिए, ये क्या बेटा अगर बातें करें तो कॉकिक्स मतलब टेल। क्या बेटा? टेल। आप जानते हैं हमारे पूर्वजों में टेल पाई जाती थी, जबकि आप ये भी जानते हैं कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे पास टेल पाई जाती है। क्या पाती? टेल पाई जाती है। तो टेल भी क्या है? अगर देखा जाए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन अगर हम बातें करें किसकी? एपिग्लॉटिस की, तो यह वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है कि नहीं? क्या नहीं बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं एपिग्लॉटिस का। तो आप जानते हैं कि अब अगर बातें करें बेटा तो फूड अपने है ना, फूड टेकर जो हम लोग करते हैं तो फूड कहाँ? माउथ है। माउथ से कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी में जाता है बेटा। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से कहाँ? आसोफेगस में। आसोफेगस से कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगर हम बातें करें एयर का तो एयर कहाँ? नोज। नोज से कहाँ बेटा? करते करते अगर देखा जाए तो आता कहाँ है? ये आता है फेरिंग्स में। और फेरिंग्स कहाँ जाता है? ये जाता है लैरिंग्स में। वहाँ से जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया से लंग्स में जाता है। अब प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉमन पैसेज है, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स अगर देखा जाए तो वह क्या करता है? वह बक्कल कैविटी से फूड को आसोफेगस में ले जाता है, और वहीं पर फेरिंग्स क्या करता है बेटा कि वह नोज से एयर को कहाँ तक? लैरिंग्स में पहुँचाता है। तो ये कॉमन पाथ है। इसी लैरिंग्स में अगर देखा जाए तो हमारे क्या पाते हैं? 3 मेन ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम बाबू है? एपिग्लॉटिस। एक का नाम है ग्लॉटिस। क्या नाम बाबू है? ग्लॉटिस। और एक का नाम है ओकल कॉर्ड। क्या नाम है? ओकल कॉर्ड ओवर आर साउंड बॉक्स। अब ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस पाई जाती है जिसको कहते हैं घाटी ढापन। क्या कहते हैं? घाटी ढापन कहते हैं बाबू। अब प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही हम फूड क्या करते हैं? निगलते हैं बेटा, स्वेलिंग करते हैं, तो वैसे ही जो एपिग्लॉटिस है वह ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है। क्या करती? क्लोज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये ऐसे क्लोज कर देती है। ठीक है। तो अब फूड जब यहाँ से आता है तो यहाँ से निकल जाता है, और जैसे बेटा हम फूड निगल लेते हैं, जब एयर हम क्या करते हैं? लेते हैं, तो ये क्या करती है? ओपन हो जाती है। तो एयर कहाँ? यहाँ से स्ट्रेट चला जाता है। इसलिए आप देखेंगे तो कभी भी हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। अब वो 2 काम कौन कौन से हैं? पहला तो फूड को निगलने का, कभी भी आप फूड को निगलना, और दूसरा काम क्या बेटा है? एयर को लेना, सांस लेना। ये 2 काम कभी भी आप एक साथ नहीं कर सकते। नो, नॉट, नेवर, कभी नहीं कर सकते। क्या बेटा? आई मीन निगलना फूड को, और क्या लेना? रेस्पिरेशन करना, आई मीन सांस लेना। ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एपिग्लॉटिस क्या बेटा? ये फंक्शनल है। तो इसका क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन। तो क्या बाबू है? एपिग्लॉटिस ये फंक्शनल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू, इन अ रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल। एक रीजन बेटा एरिया है, बात समझिएगा, एरिया। और यहाँ की जो पॉपुलेशन वो कैसी? स्मॉल है, छोटी पॉपुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। इस छोटी सी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रांग होगा? ऑप्शन ए रहेगा नेचुरल सिलेक्शन,
जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन। अगर बातें करें बेटा तो आप जानते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन है यह एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, लार्ज पॉपुलेशन है कि नहीं, वेस्ट वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वह स्मॉल पॉपुलेशन पर अप्लाई होती है, किस पर बेटा, स्मॉल पॉपुलेशन पर। यहाँ पूछा क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब समझना ये है कि व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, बताइए एक बार भैया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, बताइए बाबू, सोच लीजिए एक बार, व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक बार बताइए खुद से, फिर हम आगे बढ़ जाएं। बताइए भैया, चलिए जरा देखिएगा। अब अगर बातें करें बेटा हम लोग तो यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन है, क्या है बाबू, स्मॉल पॉपुलेशन है, बात समझिएगा। अब स्मॉल पॉपुलेशन है तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं जीन, क्या पाएंगे बेटा, जीन, तो होती जीन फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी, बात समझिएगा। अब स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाने वाली जो जीन फ्रीक्वेंसी है वह अचानक, कैसे बेटा, अचानक, आई मीन बाई चांस, बाई क्या बेटा, चांस, क्या करती है, वह चेंज हो जाती है, चेंज, आई मीन स्मॉल पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पाए जाने वाली जो जीन फ्रीक्वेंसी है वह अचानक बाई चांस क्या करती, चेंज हो जाती है, डन हो जाएगा। और चेंज जब हो जाती है बेटा तो आगे चल करके क्या करता है, यही एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, अ फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, अ न्यू स्पीसीज, बात समझेगा। क्योंकि अब तक जो जीन फ्रीक्वेंसी थी वो अलग वे की थी, और अभी बेटा ये बाई चांस, आई मीन यह नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ है, ये अचानक हुआ, किसी भी वजह से हो गया है, अचानक हुआ बेटा, और ये चेंज हो जाता है जिससे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है बेटा, ड्रिफ्ट मीन्स कमी होती है, यहाँ पर जीन फ्रिक्वेंसी में होने वाली कमी, और होने वाली कमी जो हुई है वह कैसे हुई बेटा, वो हुई है मेनली सडन, अचानक हुई है, बाई चांस हुई है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं हुई है, तो दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और आप जानते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। एक का नाम है फाउंडर इफेक्ट, क्या नाम बेटा है, फाउंडर इफेक्ट, इफेक्ट, और एक का नाम है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक, नेक इफेक्ट, है कि नहीं ये। अब बातें करें अगर हम लोग फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट, बेटा क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है और बॉटल नेक क्या होता है। अगर फाउंडर इफेक्ट की बातें करें बेटा, इसमें होता क्या है कि एक क्या है, पॉपुलेशन है ना, एक पॉपुलेशन बेटा, एरिया वहाँ स्मॉल पॉपुलेशन है, और उसमें से कुछ स्पीसीज अगर देखा जाए उस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाए, उस प्रॉपर एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाएं बेटा, और वहाँ जाने के बाद क्या हो जाए, उनका आई मीन देखा जाए तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, क्या चेंज हो, जीन फ्रीक्वेंसी। और जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो फॉर सम टाइम बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। और बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है बेटा, अगर हम बातें करें, यहाँ मान लीजिए एक एरिया है, एक क्या वो एरिया है, और इस एरिया में अगर देखा जाए तो 10, मान लीजिए 10 क्या पाते हैं, रैट पाए गए, रैट, 10 चूहा पाया गया, या फिर 10 रैबिट पाए गए, और अचानक बेटा भूकंप से या फिर किसी भी वजह से फ्लड से बाढ़ आ जाती है, आउट ऑफ 10 में से 5 की डेथ हो गई, कितनी, 5 की, और बचे कितने बेटा, 5। जब 5 बचते हैं ये क्या करते हैं, ये इनकी जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, और क्या करते हैं, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, टर्न हो जाता है, तो दैट इज क्या बेटा, इसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट, इन मैन एटाविज्म मीन्स, एटाविज्म क्या होता है, इन मैन एटाविज्म मीन्स, पढ़िए पहला ऑप्शन, लॉस ऑफ सम कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, चेंज इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। अगर एटाविज्म की बातें करें हम लोग तो आप जानते हैं बाबू कि आई मीन ह्यूमन में, किसमें, ह्यूमन में अगर देखा जाए, ह्यूमन बेटा, तो उसके क्या होना, पूर्वज का कैरेक्टर वापस आ जाना, आई मीन रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, आई मीन एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे पूर्वजों में था, बात समझिएगा, बट हमारे में नहीं है, बट हमारे आने वाली जनरेशन में वो अचानक क्या करेगा, आई मीन रीअपीयर हो जाएगा, फिर से वापस आ जाता है। इसी कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एटाविज्म के नाम से जानते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों में टेल पाई जाती थी। क्या बेटा? टेल पाई जाती थी। बट आज आप जानते हैं कि जो टेल है वह सिर्फ कहाँ, आई मीन हमारी बॉडी से कंप्लीटली अगर देखा जाए एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। अलग मैटर है कि वह किस फॉर्म में पाई जाती है, देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाई जाती है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि हज़ारों में कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी टेल ऑलरेडी पाई जाती है। तो टेल का क्या बेटा? वापस पाया जाना, या फिर बॉडी क्या, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पर हेयर पाया जाता है कि नहीं है? तो आई मीन ये कैरेक्टर जो है बेटा वो क्या है, अगर देखा जाए तो वो होता है रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एटाविज्म। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर क्या 7 देखिए बाबू। द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन, फॉसिल्स कहाँ प्रिजर्व किया जाता है? इग्नियस रॉक्स, हिंदी होती आग्नेय शैल बेटा। सेडिमेंट्री रॉक्स, आई मीन हिंदी होती अवसादी। मेटामॉर्फिक अगर देखा जाए रूपांतरित, है कि नहीं सवाल? नन ऑफ दीज। आप ये बताइए जो फॉसिल्स वह कहाँ प्रिजर्व्ड है? पहले समझते हैं फॉसिल्स क्या होता है। आप जानते हैं सदियों साल पहले बेटा जब अर्थी नहीं हमारे जो क्या है अर्थ है, इस पर जब उथल पुथल हुआ, क्या हुआ? उथल पुथल हुआ, तो जितनी भी चीज़ें थे बेटा वो कहाँ? नीचे दब गए। और नीचे दबने के बाद क्या करते हैं? वो जीवाश्म बनाते हैं, फॉसिल्स बनाते हैं। क्या बनाए बेटा? फॉसिल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। अब उसमें अगर वो एनिमल रहे होंगे तो पेट्रोलियम बना लिए होंगे बेटा, अगर प्लांट रहे होंगे तो कोयला बना लिए। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कुछ ऐसे भी एनिमल थे जो अगर देखा जाए जिनकी बॉडी क्या प्रिजर्व्ड हो गई है। अब बॉडी में या तो उनका हेड पोर्शन प्रिजर्व हो गया है, या आई मीन बॉडी पोर्शन, या फिर उनकी पूरी बॉडी चेंज हो गई रॉक में। बॉडी क्या बेटा उनकी चेंज हो गई किसमें? रॉक में चेंज, है ना? किसमें हो गई है? रॉक में। इसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? पेट्रिफिकेशन। आई मीन बॉडी का कंप्लीटली रॉक में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। ये अ टाइप ऑफ क्या है? फॉसिलाइजेशन, फॉसिल्स का बनना बेटा। अब कंडीशन यही है, आप जानते हैं कि जो फॉसिल्स पाई जाती है बेटा वो आउट ऑफ तीनों चट्टानों में से कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहाँ पाई जाती? सेडिमेंट्री रॉक्स में, आई मीन अवसादी चट्टान में। आप कहेंगे कि सर ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में क्यों नहीं पाई जाती है? एग्जैक्टली सच कहें बेटा तो जो फॉसिल्स है वह तीनों में पाई गई थी। तीनों में मेन क्या बेटा है? इग्नियस रॉक में भी, सेडिमेंट्री रॉक में भी और मेटामॉर्फिक रॉक में भी। बट आप जानते हैं कि जो इग्नियस रॉक है और क्या वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का प्रेशर क्या बेटा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही क्या है? हाई है। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जितने भी फॉसिल्स पाए गए थे वो सब क्या हो गए? डैमेज हो गए। क्या बेटा? डैमेज हो गए। बात समझिएगा। जब डैमेज हो गए तो हमें आज मिले ही नहीं। और वहीं पर जो हमारी कौन है? सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो नॉर्मल है, जिसमें पाए जाने वाले फॉसिल्स आज भी हमें मिलते हैं। डन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आई मीन द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन कहाँ? सेडिमेंट्री रॉक। अब अगर फॉसिल्स की बातें करें तो फॉसिल्स में 2 प्रकार के फॉसिल्स मिले। आप जानते हैं बेटा, एक एनिमल और एक का नाम क्या? प्लांट। अब एनिमल और क्या बेटा प्लांट जो फॉसिल मिलते हैं, इनकी अगर देखा जाए स्टडी हम लोग कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? पैलिएंटोलॉजी। तो मीनिंग क्या है कि फॉसिल्स की स्टडी लाइफ साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम है पैलिएंटोलॉजी। अगर बेटा वो फॉसिल्स एनिमल का है, किसका? एनिमल का है, तो हम लोग कहेंगे जू पैलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? जू पैलिएंटोलॉजी। और अगर वो फॉसिल्स प्लांट का है तो क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग फाइटोपैलिएंटोलॉजी। क्या बेटा कहते हैं? फाइटोपैलिएंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बाबू, रीड करिएगा। इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या है? सच कहें बेटा तो इवोल्यूशन जो हो रहा था, हो रहा है, आने वाले कल में होता रहेगा, ये सच है। इसका एविडेंस अलॉट ऑफ मिला। अलॉट ऑफ क्या बेटा? एविडेंसेस इसके हैं, जिसमें अगर देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसका नाम है एविडेंसेस फ्रॉम अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी। क्या बेटा है? मॉर्फोलॉजी है। बात समझिएगा, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में कौन बेटा है? मॉर्फोलॉजी में 2 लोग आते हैं, एक का नाम है होमोलॉगस ऑर्गन और एक का नाम क्या है? एनालॉगस ऑर्गन। मेरी बात समझिएगा, क्या नाम बेटा है? एनालॉगस ऑर्गन। दैट इज द फर्स्ट एविडेंस। सेकंड एविडेंस है एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड है एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक।
क्या बाबू है, कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम, अगर देखा जाए एम्ब्रियोलॉजी, क्या नाम बेटा है, एम्ब्रियोलॉजी, बात समझिएगा। नेक्स्ट देखा जाए एविडेंसेस फ्रॉम, अगर देखा जाए पैलिएंटोलॉजी, क्या बाबू है, पैलिएंटोलॉजी, है कि नहीं। ऐसे अलॉट ऑफ एविडेंसेस हैं जो प्रूफ करती हैं कि एवोल्यूशन हो रहा था, हो रहा है और आगे होता रहेगा। तो सबसे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हमको क्या करना है, एविडेंस बताना है। तो पहला ऑप्शन रीड करिएगा, अकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सेकंड बेटा है अकरेंस ऑफ एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड है अकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। फोर्थ है अकरेंस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन ओनली। आप ये बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस, आई मीन अकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस, जबकि है तो सब, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बेटा है, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9, which mixture was used by Miller to solve the problem of origin of life। आप समझिएगा, आप जानते हैं बेटा जो origin of life है ये बहुत ही क्या कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेनन है। इसको इतना इजी वे में समझाया नहीं गया जितना इजी वे में आज हम और आप क्या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि origin of life को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल कितनी थियरीज दी गई बेटा, 6 थियरीज दी गई। हाउ मेनी, 6। इसमें से पहली थियरी का नाम था दैट इज द, देखा जाए स्पेशल क्रिएशन थियरी, नाम बोले बेटा, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। दूसरे का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन और आर स्पॉन्टेनियस थ्योरी, बात समझिएगा, है कि नहीं है। और इसी का दूसरा नाम क्या बेटा है, इसी का दूसरा नाम है, अगर देखा जाए तो क्या है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी। तीसरा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या नाम बेटा है, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन ओआरआर क्या थियरी, और इसको ओआरआर कहते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी। जो चौथा है बेटा दैट इज द सडन क्रिएशन थ्योरी, क्या है, सडन क्रिएशन थ्योरी। पांचवी का नाम बेटा है अगर देखा जाए स्पोर थ्योरी, क्या नाम है, स्पोर थ्योरी। और लास्ट का नाम है दैट इज मॉडर्न थ्योरी, क्या नाम बाबू है, मॉडर्न थ्योरी ओआरआर, है ना, बायोकेमिकल थ्योरी। कौन सी बेटा, बायोकेमिकल थ्योरी। और आप यकीन मानिए मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है किसकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो कौन बेटा है, मॉडर्न थ्योरी है, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है ए.आई. ओपेरिन, क्या नाम बेटा है, ए.आई. ओपेरिन। अब ए.आई. ओपेरिन जब अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो लोग उनकी थ्योरी को फॉलो करते हैं, मानते हैं बेटा। बट उसी समय एक साइंटिस्ट अगर देखा जाए जिनका नाम था स्टैनली मिलर, क्या नाम बेटा, स्टैनली मिलर। उन्होंने क्या किया कि अपनी लैब में अपने गुरु की हेल्प से, जिनका नाम था हेराल्ड यूरे, क्या नाम बेटा, हेराल्ड यूरे गुरु का नाम था, और उनके शिष्य दैट इज द स्टैनली मिलर अपने खुद के लैब में क्या बनाते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते बेटा जो मिलियन ईयर एगो, आई मीन पहले था। और करते क्या है, वो अपने टोटल इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए 3 मेन गैसेस लेते हैं। हाउ मेनी मेन गैसेस, 3 मेन गैसेस लेते हैं। इसमें से पहले का नाम अगर देखा जाए अमोनिया, क्या नाम बेटा, अमोनिया, है कि नहीं है। अच्छा पहले क्या लेते हैं, CH4 लेते हैं, सॉरी बेटा, CH4 मेथेन लेते हैं फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर लेते हैं अमोनिया, क्या लेते हैं, अमोनिया, जरा देखिएगा। और थर्ड लेते हैं H2, आई मीन हाइड्रोजन लेते हैं। और फिर बेटा वाटर को बॉयल करते हैं तो देन वाटर वेपर, क्या है, वाटर वेपर। लेकिन हकीकत ये है कि ये 3 मेन गैसेस लिए थे। पहला कौन सा है, पहला है मीथेन CH4 बेटा, सेकेंड कौन है, अमोनिया, और थर्ड क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये किस रेशियो में लेते हैं, ये रेशियो में लेते हैं अगर देखा जाए 2:1:2 का रेशियो है। आई मीन मीथेन 2 है बेटा, अमोनिया 1 है, और हाइड्रोजन जो है वो भी 2 है, 2:1:2 के रेशियो में लेते हैं। और बेटा अगर देखा जाए ए.आई. ओपेरिन के द्वारा दी गई मॉडर्न थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करके दिखाए, इसलिए हम आज भी ये मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, अकॉर्डिंग टू ए.आई. ओपेरिन, अकॉर्डिंग क्या ए.आई. ओपेरिन, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जरा देखिएगा ऑप्शन, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन कहाँ था बेटा, लिए नहीं थे। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड क्या, वाटर। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन एंड वाटर। फिर क्या, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड वाटर। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बी है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड क्या, वाटर। रेशियो क्या था, रेशियो था 2:1:2। इसको याद करने का तरीका बेटा है, ये CH4 सबसे बड़ा है, उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। फिर NH3, फिर 4 के बाद 3 आता है, NH3 हो जाएगा, फिर 2 आता है ना। इसको लिख करके तो आपके माइंड में फीड होना चाहिए कि 1:2, 2:2,
2:1:2, ये याद रखिएगा 2:1:2 है कि नहीं, ये क्या है 4:3:2, तो CH4NH3H2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर क्या 10 देखिए बाबू। Which of the following was likely to be absent in free form at the time of origin of life? क्या कह रहा है बेटा कि जब origin of life हुई तो आउट ऑफ 4 में ऐसा कौन सा है जो एब्सेंट था एट द टाइमिंग ऑफ origin of life? कौन है जो एब्सेंट था? पहला है ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। बताइए आउट ऑफ 4 में से कौन एब्सेंट था? अब अगर हम बातें करें बेटा जब origin of life हुई तो उस समय कौन एब्सेंट था? ऑक्सीजन एब्सेंट था। क्या था? ऑक्सीजन एब्सेंट था बेटा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट था तो दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन एब्सेंट था, दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है रिड्यूसिंग। क्या बाबू? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और आज क्या बेटा? ऑक्सीजन है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, तो आज के एटमॉस्फेयर कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो मुझको आप ये बताइए कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो क्या ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में था? नहीं था। ऑक्सीजन तो था बेटा, ऑक्सीजन था, बट प्रॉब्लम ये है कि वह किसी न किसी के साथ क्या था? कंबाइंड फॉर्म में था। अगर कार्बन के साथ कंबाइंड था तो कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर एस के साथ था बेटा तो H2O के फॉर्म में था। एग्जैक्टली देखा जाए तो ऑक्सीजन तो था बट वह किसी न किसी के साथ था, वो कंबाइंड फॉर्म में था, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं था। फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं था बेटा, बात समझिएगा। जब फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं था तो दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या कहा गया था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और आज क्या है? फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, आज क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बातें करें एक बार रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शो दैट मैन इज मोर क्लोज टू चिंपैंजी देन टू अदर होमोनॉइड एप्स। कह रहा है बेटा जितने भी होमोनिड पाए जाते हैं, एप्स नहीं, एप्स मतलब कपी। अब कपी कई पाए जाते हैं बेटा, इसमें एक का नाम है ओरंगुटान, एक का नाम है गोरिल्ला, एक का नाम है गिब्बन, है ना, एक का नाम क्या है? चिंपैंजी। अब कह रहा है आउट ऑफ 4 जो मेन है इसमें से जो ह्यूमन है वह सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है? तो कह रहा है क्या है बेटा? जरा देखिएगा किससे क्लोज है? चिंपैंजी से है। किससे बेटा? चिंपैंजी से। तो हम सबसे ज़्यादा क्लोज चिंपैंजी से हैं, इससे हैं, है कि नहीं है? इससे है बेटा। अब क्यों है उसके पीछे जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, एविडेंस फ्रॉम ओनली 6 क्रोमोसोम्स DNA। बी रीड करिएगा, कंपेरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली। तीसरा रीड करिएगा, फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड फॉसिल माइटोकॉन्ड्रियल DNA ओनली। चौथा है 6 क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA। कौन बेटा ये प्रूफ करता है कि हमसे सबसे नियरेस्ट जो एप्स है वह चिंपैंजी है। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। कैसे है समझिएगा। अगर बातें करें ये ह्यूमन है बाबू, क्या है? ह्यूमन। ये कौन है? चिंपैंजी है। चिंपैंजी में टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। ह्यूमन कितने हैं? ह्यूमन 46 हैं। अगर बातें करें तो चिंपैंजी में आउट ऑफ 48 में से 46 ऑटोसोम है। 46 क्या है बेटा? ऑटोसोम है। और 2 क्या हैं? 6 क्रोमोसोम, जिसमें XX और क्या वो XY है। अगर बातें करें ह्यूमन का तो आप जानते हैं ऑटोसोम 44 है और 6 क्रोमोसोम क्या है? XX फॉर फीमेल, XY फॉर क्या बेटा? मेल। तो 6 क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल क्या बेटा? DNA। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भी माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर DNA पाया जाता है और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बेटा? सर्कुलर DNA है। इसमें भी अगर देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह मैटरनल है, आई मीन मम्मी से मिलता है बेटा। और हमारी बॉडी में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह मैटरनल है, आई मीन मम्मी से मिलता है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारा सबसे नियरेस्ट जो चिंपैंजी कप है, देखा कपी है, उसमें कौन है? चिंपैंजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिए बाबू। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, A.I. ओपैरिन। लिस्ट सेकेंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, म्यूटेशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, नेचुरल सिलेक्शन। इजी है वो, है कि नहीं? उनके द्वारा दी गई थियरीज का नाम है। ये साइंटिस्ट है, थियरीज है। डार्विन
अगर देखा जाए कौन सी दी बेटा, डार्विन की सबसे फेमस थ्योरी दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन, आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क की कौन सी है, लेमार्क की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये है। ह्यूगो डे व्रीज का आप जानते हैं म्यूटेशन है बाबू, म्यूटेशन, जिन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा है। और AI ओपेरिन ओरिजिन ऑफ क्या बेटा, स्पीसीज, तो आप यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन 13 देखिए बाबू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। सतत विकास क्या होता है बेटा, जरा समझिएगा। विकास डेवलपमेंट आप जान ही रहे बेटा, लेकिन सतत विकास बताना है। सतत विकास का मीनिंग ये होता है कि कैसा डेवलपमेंट बेटा जिसको जिसके थ्रू हमें क्या करना है, अपनी जनरेशन को इजी बनाना है, अपनी क्या बेटा जो लाइफ हमारी है उसको इजी बनाना है। पहली कंडीशन कि अपनी लाइफ को इजी बनाना है, बट सेकंड ये है कि जितने भी यहाँ पर संसाधन है नेचर में, संसाधन है बेटा ना, उनको ऐसे यूज करना है कि आने वाले कल में वो सेफ रहे। आने वाले क्या बेटा कल में वो सेफ है। ऐसा ना हो कि जितने भी धरती पर संसाधन मौजूद हैं उनका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, मिस यूज़ करें कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, डैमेज हो जाए बेटा, और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वो उपलब्ध ही ना हो, अगर उपलब्ध भी हो तो वह किसी काम का ना हो। समझ रहे हैं ना। तो दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके थ्रू हमें अपनी लाइफ को क्या बनाना है, ईजी बनाना है, आसान बनाना है। और सेकेंड ये बेटा कि जो भी हम लोग रिसोर्स यूज करें उसको इतना यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन के लिए वो बचे भी और सेफ बचे। क्या बेटा, सेफ बचे, ताकि वो भी उसका यूज कर सकें। दैट इज कॉल्ड क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार ऑप्शन रीड करिएगा, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, नन ऑफ दीज। क्या बेटा, बी है कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ क्या, ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर बातें करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 टाइप्स का होता है बेटा, कितने, 3 टाइप का होता है। एक को कहते हैं, अगर देखा जाए तो सोशल डेवलपमेंट, क्या ना बेटा, सोशल डेवलपमेंट पहला है। दूसरा का देखा जाए दैट इज इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। और जो तीसरा है दैट इज क्या बेटा, फाइनेंशियल, क्या है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। बात समझ रहे हैं, फाइनेंशियल। अब अगर बातें करें बेटा तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट का मीन्स आप जानते ही हैं कि यहाँ पर रोजगार देना, औद्योगिक नहीं, औद्योगिकरण करना बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बातें करें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट तो आप जानते हैं यहाँ पर कि एनवायरमेंट को सेफ रखना, डिफॉरेस्टेशन ना करना, पॉल्यूशन को कम करना, है कि नहीं है। और अगर हम बातें करें वहीं पर क्या वो है, यहाँ पर देखा जाए तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट OR क्या है बेटा, लेन देन वाली कंडीशन जो है। तो दैट टाइप ऑफ क्या है, 3 प्रकार के क्या है डेवलपमेंट है, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेट्स। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म याद आ रहा है बेटा, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, मिलेनिन याद है, मिलेनिन जो बॉडी पिगमेंट है, इंडस्ट्रियल, ये कहाँ की घटना है, ये घटना है लंदन की बेटा। कहाँ की, लंदन की। कब की कहानी है, ये कहानी है 1920 की कहानी है, 1920 की। इसके पहले की कहानी है जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और फिर इसके बाद की कहानी है जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया और वहाँ पर एक इंसेक्ट पाया गया जिसका नाम था मॉथ। क्या नाम था बाबू, मॉथ, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जब इंडस्ट्री वहाँ पर स्टेबल नहीं हुई थी, इंडस्ट्री जब क्या बेटा स्टेबल नहीं हुई थी, मीनिंग 1920 के पहले कहानी है, तो वहाँ पर जो मॉथ पाए जाते थे वो कैसे पाए जाते थे, वो पाए जाते थे वाइट विंग्ड मॉथ। लेकिन फिर देखा गया बेटा कि जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया तो जो वाइट विंग थे उनका नंबर बहुत कम रह गया, और ज़्यादा नंबर किसका हो गया बेटा, अगर देखा जाए तो ब्लैक विंग्ड या डार्क विंग्ड। क्या रह गया बेटा, डार्क विंग्ड। क्या हुआ, मीन ये है बेटा कि मॉथ 2 टाइप के पाए जाते थे, एक का नाम था वाइट विंग्ड, एक का नाम था डार्क विंग्ड। ऐसा देखा गया कि जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो वाइट विंग ज़्यादा थे और क्या बेटा डार्क विंग्ड कम थी।
लेकिन जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया तो वाइड विंग क्या हो गए बेटा, ये कम हो गए, और डार्क विंग क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। क्यों हो गए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप क्या प्रोटेक्ट करने, प्रोटेक्शन के लिए ऐसा हुआ। तो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है बेटा कि डिमॉन्स्ट्रेटेड इंड्यूस म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये ऐसा क्यों हुआ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हुआ कहाँ बेटा, ये हुआ है नेचर में, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया बेटा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ। और जब पॉल्यूशन हो गया तो वहाँ पर जो दीवारें थी, जो प्लांट थे, उनका जो कलर था वो डार्क हो गया, डार्क हुआ। अब अगर डार्क वॉल या डार्क क्या बेटा ट्री पर अगर वाइट विंग्ड वाले जब मॉथ बैठते थे तो उनको टेकअप करने वाले जो उनको उनके इनमीज थे बेटा वो ईजिली उनको देख लेते थे, जिससे उनको टेकअप कर जाते थे। तो धीरे धीरे इनका नंबर कम होने लगा और वहीं पर इनको देख नहीं पाते थे क्योंकि ये छुप जाते थे। बात समझिएगा। तो फिर स्लोली स्लोली क्या हुआ बेटा, आज अगर आप जाएंगे लंदन तो आप देखेंगे वहाँ पर वाइड विंग्ड जो मॉथ है वो बहुत ही कम मिलेंगे आपको देखने के लिए। ज़्यादा कौन मिलेंगे, डार्क विंग्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए डार्क विंग्ड क्या किए, अपने आप को प्रोटेक्ट किए और वहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थियरी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्टर्स इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज। आप पढ़ते होंगे ना कि डार्विन साहब ने जब बेटा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू जब इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या कहते हैं, वो बताते हैं अपनी थ्योरी में। पहला अगर देखा जाए टोटल अगर देखा जाए ये 7 फैक्टर, कितने फैक्टर बेटा, 7 फैक्टर देते हैं, 7 फैक्टर। आउट ऑफ 7 फैक्टर में जो पहला फैक्टर था जिसका नाम था ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन बेटा, बात समझिएगा। सेकेंड जो था उसका नाम था लिमिटेड फूड एंड स्पेस, लिमिटेड फूड एंड क्या स्पेस। थर्ड क्या था बेटा, थर्ड था स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर क्या एग्जिस्टेंस था, बात समझिएगा। अब अगर बातें करें फोर्थ था दैट इज द वेरिएशन, क्या नाम था बाबू, वेरिएशन। जो फिफ्थ था दैट इज द क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। सिक्स था अगर देखा जाए तो ये क्या था बाबू, ये था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द क्या फिटेस्ट, बात समझिएगा। सिक्स था, सेवन था ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, है ना। ये किसके बेटा, I mean, अगर देखा जाए डार्विन साहब की थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन और अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में वो 7 क्या करते हैं, फैक्टर डिसाइड करते हैं, बताते हैं। पहला फैक्टर है ओवर प्रोडक्शन, आई मीन किसी भी जात का क्या बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करना। फिर जब रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो लिमिटेड फूड एंड स्पेस, हमारे पास फूड लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड बेटा, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। थर्ड क्या है, अब उनके बीच क्या होगा, स्ट्रगल होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब स्ट्रगल करेंगे बेटा फिर वेरिएशन आएगा, फिर नेचुरल क्या सिलेक्शन होगा और फिर क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कोटेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम बेटा है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कोटेशन दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और उसी को हमारे डार्विन साहब ने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन कहा था। और एट लास्ट में क्या हो जाता है, एक पुरानी स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को अरेंज करना है। तो एक बार देखिएगा ओवर प्रोडक्शन ये पहले नंबर पर आएगा, फिर देखा जाए सेकंड पर कौन आएगा बेटा, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इसमें है नहीं, स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस ये दूसरे पर आ जाएगा। तीसरे पर क्या आ जाएगा, वेरिएशन इसमें है नहीं, चौथा है ना। उसके बाद क्या, नेचुरल सिलेक्शन कहाँ है बेटा, ये तीसरे पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आ जाएगा चौथे पर। और फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज या कहाँ, लास्ट पाँचवें पर आ जाएगा। एक बार आप कॉलम मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, मिला लीजिए बेटा, खुद से मिला लीजिएगा। देखिए 16 आई लीडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, लैमार्क्स थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, नन ऑफ एबव। अब पहले समझना बेटा लीडरबर्ग्स रेप्लिका क्या है। लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट है और ये क्या करते हैं, एक थ्योरी प्रपोज करते हैं जिसका नाम पड़ गया लीडरबर्ग्स रेप्लिका। इसमें करते क्या है बाबू, ये करते ये हैं कि यहाँ पर आई मीन एक प्लेट ले लेते हैं
और इस प्लेट में अगर देखा जाए तो ऑल आउट ऑफ क्या, ये बैक्टीरिया को जर्मिनेट करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं। बात समझेगा। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर इस प्लेट से एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं, ये बात समझेगा, और वेलवेट मखमल के कपड़े से ऐसे क्या करते हो, बिछाते हैं, ताकि एग्जैक्टली जैसा सीक्वेंस इस प्लेट पर बैक्टीरिया का था वो बहुत सीक्वेंस क्या बेटा यहाँ पर आ जाए। आ गया, एग्जैक्टली आ गया। आने के बाद क्या करते हैं, ये इसके ऊपर एंटीबायोटिक है ना, जो दवा आपकी आती है बेटा उसका क्या है, आई में देखा जाए अटैक करवा देती है। जब इस पर एंटीबायोटिक अटैक करती है तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाई, बैक्टीरिया नहीं मरे, बल्कि उनका नॉर्मली क्या है बेटा, जिस ग्रोथ आई मीन जो नॉर्मल जिस रेट से ग्रोथ हो रहा था ना, उनका ग्रोथ होता रहा। तो इससे क्लियर हुआ, तो आई मीन क्या हुआ, लीडरबर्ग ने क्या बेटा क्लियर किया कि बैक्टीरिया के पास एंटीबॉडीज से लड़ने की जो क्या थी, उसकी अपनी कैपेसिटी थी बेटा, रेजिस्टेंस जो पावर थी वो पहले से मौजूद थी, वो पहले से क्या थी, मौजूद थी। आई मीन उसको डेवलप करना नहीं पड़ा। तो आप जानते ही हैं कि जो चीज़ पहले से मौजूद होती है वह अगर देखा जाए किसके थ्रू एक्सप्लेन होती है, वह एक्सप्लेन होती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। किसके बेटा, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, डार्विन जी। क्या नाम बेटा, डार्विन जी। तो दैट इज क्या, डार्विन्स थ्योरी, यही है ना, मेरी बात समझे। आई मीन यहाँ पर एक प्लेट है बाबू, इस प्लेट पर ऑल आउट ऑफ बैक्टीरिया है जिसका कल्चर किया गया है, इसको बाई वेलवेट कपड़े से एज हुबहू क्या किया गया, दूसरे प्लेट पर रख दिया गया। वो दूसरे प्लेट पर क्या एंटीबायोटिक का मीन्स अटैक करवाया गया। जब अटैक करवाया गया तो एंटीबायोटिक इसको किल कर देना चाहिए, बट बैक्टीरिया किल नहीं हुए, कुछ नहीं हो पाया बेटा, अब बल्कि बैक्टीरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मल होता रहा। तो लीडरबर्ग ने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाए एंटीबायोटिक। इसका मीन्स ये कि इस एंटीबायोटिक के थ्रू बैक्टीरिया के पास क्या था, अपना खुद का रेजिस्टेंस पावर था, लड़ने की बेटा प्रतिरोधक क्षमता थी, जिससे बैक्टीरिया कुछ भी इफेक्ट नहीं हो पाया। तो ये किसके थ्रू होता है, बाय नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। आई मीन ये अचानक पैदा नहीं हुआ कि जनरेशन वाइज चलता आया, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करने वाले कौन है, डार्विन जी हैं, दैट इज द क्या बेटा, डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 17 आइए। द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर देखा जाए तो 3 थ्योरी दी गई बाबू। हाउ मेनी, 3। बाद में सबसे लेटेस्ट आती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अगर देखा जाए सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें पहली थ्योरी का नाम था लेमार्किज्म, लेमार्क साहब ने दिया था। और इनकी थ्योरी का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या बेटा था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सेकेंड थ्योरी थी कौन सी, डार्विन जी दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन दिए थे बाबू। और तीसरी थ्योरी थी म्यूटेशन थ्योरी, देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डी व्रीज। क्या नाम था बाबू, ह्यूगो डी व्रीज, याद है। और चौथी थ्योरी जिसका नाम है सिंथेटिक थ्योरी, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है अगर देखा जाए डॉब जॉन्स्की। क्या नाम है, डॉब जॉन्स्की। सेकंड बेटा है अगर देखा जाए इसको प्रपोज करने वाले कई लोग हैं ना, डॉब जॉन्स्की साहब थे, दूसरे थे क्या बेटा, मेयर जी थे, मेयर थे बेटा। और अगर बातें करें ऐसे ही कई और लोग भी थे, लेकिन मेन कौन थे, डॉब जॉन्स्की साहब थे। ये क्या कहते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है ना, आई मीन एक पुरानी जात से जो नई जाति बनती है बेटा, एक पुरानी स्पीसीज से जो नई स्पीसीज बनती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनती है, उसके लिए अलॉट ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पहला फैक्टर देखा जाए तो उन्होंने कहा म्यूटेशन जिम्मेदार है, म्यूटेशन। दूसरा बेटा नेचुरल सिलेक्शन है, तीसरा आइसोलेशन है, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट है, पांचवा जीन फ्लो है बेटा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है हाइब्रिड, आई मीन यहाँ पे अलॉट ऑफ फैक्टर जिम्मेदार है। पहला म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, और क्या है हाइब्रिडाइजेशन। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बेटा, अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज और आर ओल्ड स्पीसीज। ऐसा किसने कहा, डॉब जॉन्स्की ने। इसी क्या कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी। और यही थ्योरी क्या है, सबसे बेस्ट थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, किसके लिए बेटा, फॉर एक्सप्लेन ऑफ क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखिए बेटा 18।
म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, अब देखिएगा अभी मैंने कहा ना कि इवोल्यूशन के लिए कुल अगर देखा जाए अलॉट ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अलॉट ऑफ फैक्टर, लेकिन अलॉट ऑफ फैक्टर में अगर देखा जाए तो जो आपका क्या है म्यूटेशन है वो ज़्यादा ही है बेटा। क्यों है म्यूटेशन, क्यों रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए? और आप जानते हैं म्यूटेशन थियरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डे व्रीज, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था जल्दी बताइए? ओइनोथरा लैमार्कियाना, आई मीन इवनिंग प्रीमिरोज पर, जानते हैं ना, जिसकी 7 नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। चलिए तो एक बार रीड करिए ऑप्शन। इट काजेज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स बैलेंस इन नेचर, इट स्टॉप्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बताइए म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। क्या है बेटा? न्यू वेरिएशन। पहले समझिएगा म्यूटेशन क्या होता है। अगर हम म्यूटेशन की बातें करें बेटा, म्यूटेशन की, तो आप जानते हैं म्यूटेशन मीन्स होता है सडन चेंज। कैसा बाबू? सडन चेंज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सडन चेंज होता है ना, यह क्या हो, अगर देखा जाए तो ये पेरेंट में होता है। कहाँ होता है? पेरेंट में। और ये पेरेंट से कहाँ जाना चाहिए? ऑफ स्प्रिंग में जाना चाहिए। कहाँ बेटा? ऑफ स्प्रिंग में जाना चाहिए। आई मीन हमारे कहाँ बेटा? मीन्स पेरेंट में होने वाला सडन चेंज जो कहाँ जाना चाहिए? ऑफ स्प्रिंग में जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो आप ये बताइए कि पेरेंट में जो सडन चेंज होगा वह कहाँ होगा? वो होगा बेटा सडन चेंज अगर देखा जाए वह होगा या तो कहाँ? क्रोमोसोम में होगा, या फिर डीएनए और क्या बेटा? आरएनए में होगा, या फिर कहाँ होगा? उनके जीन में होगा। कहाँ होगा? जीन में होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और अगर हम सेल के बेस पर करें तो यह म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए? यह म्यूटेशन या तो गैमीट में होना चाहिए और कहाँ बेटा? जाइगोट में होना चाहिए, है ना। सोमैटिक सेल में होगा तो वह क्या बेटा? 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाएगा। बात समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब बेटा म्यूटेशन होता है तो पेरेंट्स से जब बच्चे उनके धीरे धीरे अलग हो जाते हैं तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप जानते हैं यही क्या काज करता है? यही काज करता है वेरिएशन, आई मीन विभिन्नताएं काज करता है। क्या काज करता है? विभिन्नताएं। और आप जानते हैं कि जो विभिन्नताएं हैं ना वह क्या बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती तो शायद हमारे बीच स्ट्रगल फॉर क्या बेटा? एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता। हो सकता है हम सर्वाइव भी ना कर पाएँ, क्योंकि सबका क्या जो नीड है ना, आई मीन फूड, कपड़ा, मकान, सबका एक जैसा हो जाता, सबकी पसंद एक जैसी हो जाती। इसलिए नेचर ने क्या किया बेटा? सबके अंदर वेरिएशन लाया है। क्या लाया है? वेरिएशन लाया है। अब यह वेरिएशन स्पीसीज टू स्पीसीज लेवल पर भी होता है, और यह वेरिएशन अगर देखा जाए एक ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी होता है। तो म्यूटेशन का क्या है बेटा? वेरिएशन। और वेरिएशन आप जानते हैं कि जब यही वेरिएशन किससे मिलता है? आई मीन हेरिडिटी से मिलता है। हेरिडिटी तो क्या बनता है? बनता है जेनेटिक्स। क्या बनता है? जेनेटिक्स बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 रेड करिए बाबू। व्हेन अ जीन म्यूटेट्स फ्रॉम अ म्यूटेंट एलील बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म सच म्यूटेशन इज कॉल्ड। अच्छा कह रहा है बेटा कि मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन बेटा क्या है? एक नॉर्मल जीन है, और इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया बेटा, और जब म्यूटेशन हुआ तो यह म्यूटेंट जीन कहलाया। क्या कहलाया? म्यूटेंट जीन कहलाया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? किसी भी वजह से जो म्यूटेंट जीन था यह वापस कहाँ चला गया? अपने नॉर्मल जीन में चला गया। कहाँ बेटा? नॉर्मल जीन में। आई मीन एक न्यू जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ तो दैट इज अ म्यूटेंट जीन। अब इस म्यूटेंट जीन में फिर से म्यूटेशन हो गया, वापस फिर से क्या बेटा बन गया? यह अपने पुराने जैसे फॉर्म में वापस आ गया। अब बताइए ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। जब पीछे जाएगा तो दैट इज क्या बेटा? इसको कहते हैं रिवर्स म्यूटेशन। क्या कहते हैं? रिवर्स म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, तो क्या आ जाएगा? रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बाबू। डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ अ सेल विल, एक सेल है अगर उसका न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? एक बार रीड करिए। स्टिमुलेट सेल डिवीजन, किल द सेल, काज जीन म्यूटेशन इन द सेल, इनहिबिट सेल डिवीजन। समझे जरा।
अब अगर बातें करें कंडीशन, देखिए बेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग टू लगाते हैं। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ क्या? आरआरएनए। और आप जानते हैं आरआरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। अब समझिएगा, अगर बेटा म्यूटेशन या अगर हम बातें करें, अगर एक न्यूक्लियोलस है, अगर एक किल होती है, डैमेज होता है एट द टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइमिंग ऑफ क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइमिंग में अगर ये क्या अगर डैमेज हो गया तो ये नॉर्मल प्रोसेस है और नॉर्मल फेनोमेनन है बेटा, नॉर्मल, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर बेटा यह अगर देखा जाए किसी केमिकल के थ्रू सडन चेंज हो जाए या सडन डैमेज हो जाए, किसी केमिकल के थ्रू न्यूक्लियोलस क्या है बेटा सडन डैमेज हो जाए, किल हो जाए, तो आप यकीन मानिए फिर क्या होगा? फिर जो सेल वो ऑलरेडी क्या जाएगी? डैमेज हो जाएगी। सेल क्या है बेटा? ये ऑलरेडी किल्ड हो जाएगी। अब थर्ड समझिएगा, न्यूक्लियोलस है बेटा, आप जानते हो उसमें पाया जाता है एक रीजन जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। क्या क्या बेटा कहते हैं? NOR, आई मीन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अगर इस रीजन में चेंज हो जाए तो आप जानते हैं इसी का मेन काम है किसको बनाना? RRNA को बनाना। किसको? अब RRNA को बनाना। अगर इसमें चेंजेस होगा, इसमें तो क्या काज करेगा? या म्यूटेशन काज करेगा। क्या काज करेगा? म्यूटेशन। वो भी कौन सा? जीन म्यूटेशन काज करेगा। ठीक है, तो दिया क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ अ सेल विल क्या हो जाएगा बेटा? तो अगर बातें करें तो यहाँ पर अगर केमिकल से अगर उसको क्या अगर देखा जाए डैमेज किया जाएगा तो उसमें सेल क्या करेगी? डेड हो जाएगी, किल हो जाएगी। अगर वह नॉर्मली एट द टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन खुद से डेड हो रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा उसके किसमें? NOR रीजन में अगर चेंजेस हो जाएगा तो वो क्या काज करेगा? म्यूटेशन काज करेगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या? 21। देखिए जरा, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, अब समझिए बेटा, आप जानते हैं जो वायरस है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड क्या? लिविंग। कुछ कैरेक्टर उसके पास लिविंग के, कुछ कैरेक्टर उसके पास नॉन लिविंग के हैं। जैसे म्यूटेशन का होना यह क्या प्रूफ करता है कि वायरसेस लिविंग हैं, और वहीं पर वायरस का क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाना ये प्रूफ करता है वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग है। अगर बातें करें वायरस के पास उसके अपनी खुद का कोई क्या बेटा आई में देखा जाए तो सेलुलर कंपोनेंट नहीं है सिवाय न्यूक्लियो प्रोटीन के, तो प्रूफ करता है कि वायरस नॉन लिविंग है। लेकिन अगर बातें करें जैसे होस्ट सेल में आता है तो वो अपना क्या करता है? डुप्लीकेशन करता है, ये प्रूफ करता है दैट इज द लिविंग। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब इसमें क्या क्या रहा है कि म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई एक साइंटिस्ट है, इनका नाम बेटा क्या है? जरा पढ़िएगा, डेल ब्रूक। फिर दूसरा है डेल ब्रूक एंड ल्यूरिया, तीसरा है पास्चर, और चौथा क्या बेटा है? प्लॉट्स। अगर बातें करें सबसे पहली बार ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डेल ब्रूक। क्या नाम बाबू? डेल ब्रूक। और इन्होंने म्यूटेशन किस वायरस में सबसे पहले ऑब्जर्व किया? दैट इज द बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज वायरस। और आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस में कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक है बैक्टीरियो, एक है फेज, एक है वायरस। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, आप जानते हैं बेटा। फेज मीन्स होता है इनगल्फ करना। क्या करना? इनगल्फ करना। और वायरस मीन्स वायरस, आई मीन एक ऐसा वायरस जो किसको इनगल्फ कर जाता है? जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, आई मीन किल कर देता है, खा जाता है बेटा। वायरस है लेकिन किसको खा जाता है? बैक्टीरिया को। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ वायरस क्या कहते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं यही वायरस कहाँ पाया जाता है? गंगा के जल में। कहाँ बेटा? गंगा के जल में, द रिवर ऑफ गंगा। दैट्स वाई गंगा का जल क्या है? वो पॉल्यूटेड नहीं होता, क्योंकि गंगा के जल को पॉल्यूटेड करने वाले बैक्टीरिया हैं। और जब बैक्टीरिया को ये वायरस टेकअप कर जाएगा तो क्या गंगा का जल पॉल्यूटेड नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। इसलिए गंगा को क्या कहते हैं? हॉली रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉली रिवर। तो गंगा के हॉली रिवर होने के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा क्या बेटा है? आई मीन रीज़न है, वो रीज़न है बैक्टीरियोफेज वायरस। और आप जानते हैं कि आजकल गंगा हमारी अब हॉली नहीं रही, वो पॉल्यूटेड हो रही है। उसके पीछे एक रीज़न है कि गंगा के जल में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है।
पॉल्यूशन ज़्यादा होने से वायरस का नंबर स्लोली स्लोली कम हो रहा है बेटा। अब वायरस कम हो रहे हैं जिसकी वजह से गंगा के जल को पॉल्यूटेट करने वाले बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, वायरस कम होंगे, तो ये क्या करेंगे, गंगा के जल को पॉल्यूटेट करेंगे। जल तो पॉल्यूटेट हो रहा है बेटा, है कि नहीं है। ये वजह गंगा के क्या है बेटा, आई में देखा जाए हॉली होने के, न कि गंगा जी कहाँ शंकर जी के जटाओं से निकलने की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर क्या 22। देखिए प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट आप जानते हैं, पढ़ते हैं ना, कॉर्डेटा बेटा, उसमें देखा जाए वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में देखा जाए तो नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमा देखा जाए तो टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में देखा जाए तो हम मैमल हैं, और मैमल के देखा जाए अगर बेटा उसमें 16 ऑर्डर है, मैमल क्लास है, और कितने ऑर्डर, 16 ऑर्डर। आउट ऑफ 16 ऑर्डर में एक ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स। क्या नाम बेटा, प्राइमेट है। अब प्राइमेट में कौन कौन ऐड किए गए हैं, पहला पढ़िए एप्स एंड मैन, ये तो है बेटा प्राइमेट में। मंकीज, एप्स एंड मैन ये भी हैं। लोरिस, लीमर, है ना, टेर्सियर्स ये भी हैं बेटा। चौथा पढ़िए, आई मीन लोरिसेस दिया है, लीमर दिया है, टेर्सियस दे दिया है, मंकी दिया है, एप्स और ह्यूमन। आई मीन अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, डी में सबको दे दिया है, दैट इज द लोरिसेस, लीमर्स, टेर्सियर्स, मंकीज, एप्स और कौन, ह्यूमन, आई मीन मैन। तो ये सब कहाँ इंक्लूड है, प्राइमेट ऑर्डर में। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 22 देखिए बाबू, पढ़ेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज, आई मीन इंडिया सब कॉन्टिनेंट को कहाँ पर बेटा इंक्लूड किया गया है, किस रिल में इंक्लूड किया गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरा जो हमारा क्या बायोस्फीयर है ना, इसको 6 जियोग्राफिकल एरिया में डिसाइड किया गया है, आई मीन डिवाइड किया गया है। 6 बेटा है, आउट ऑफ 6 में से पहला जरा देखिए के बाद देख लीजिए, आई मीन जितने भी हैं, पहली आर्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, नियो ट्रॉपिकल रीजन, नी आर्कटिक रीजन, इथियोपियन रीजन, और एक और बेटा जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन। क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन, है ना, इसको देख लीजिएगा। 6 है, आउट ऑफ 6 में से जो इंडिया है ना, इंडिया और क्या इंडो क्या है बेटा, देखा इंडोनेशिया, इनको ऐड किया गया, दैट इज ओरिएंटल रीजन। कौन सा है, ओरिएंटल, इंडिया प्लस क्या बेटा, इंडोनेशिया, है ना, इनको कहाँ ओरिएंटल रीजन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 24 देखिए बाबू, सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक, लाइफलेस अर्थ, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ क्या, रेप्टाइल्स। देखिए जरा हमको पढ़ना क्या बेटा है, अगर देखा जाए तो एक बार देख लीजिएगा, आप जानते हैं कि जो जब से अर्थ की ओरिजिन हुई है तब से देखा जाए तो जो नहीं है जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेटा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू कितने टोटल एरा हैं, टोटल देखा तो 4 एरा हैं। इसमें पहले का नाम है आर्कियोजोइक, दूसरे नाम है पैलियोजोइक, तीसरे का नाम है मेसोजोइक, चौथा नाम है सिनोजोइक। तो आप जानते हैं जो आर्कियोजोइक ही सबसे पुराना एरा है, तो इसका कहाँ जाएगा, लाइफलेस अर्थ, है ना, लाइफलेस आई मीन एक ऐसी अर्थ जब क्या बेटा उस पर लाइफ नहीं थी, सिर्फ अर्थ थी। आर्कियो मतलब पुराना, जोइक मतलब क्या, आई मीन एनिमल, इस समय कोई भी एनिमल नहीं था बेटा। फिर पैलियोजोइक आया, पैलियोजोइक आया बेटा, तो अगर देखा जाए तो ये किस पर, आई मीन करते करते बहुत लंबा है ना, जो इसका टाइम स्केल आपको कंटेंट में डिफाइन करूंगा प्रॉपर्ली बेटा। तो देखा जाए तो किसका है, एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ क्या, फिशेस बेटा। फिर मीसोजोइक है, एज ऑफ क्या है, रेप्टाइल है, और लास्ट में क्या, सिनोजोइक, एज ऑफ क्या, मैमल। तो ये मॉडर्न एरा है, कौन सा एरा बेटा, मॉडर्न एरा है सिनोजोइक, और जो किसका एज है, एज ऑफ मैमल्स, क्योंकि इस समय ह्यूमन क्या है, सबसे डोमिनेंट है ऑन अर्थ पर। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, लिस्ट एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिए बेटा खुद से। देखिए 25 आइए, क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इज, समझिए बेटा, हॉर्स की इवोल्यूशन में करेक्ट सीक्वेंस बताना है, किसके बाद कौन सा हॉर्स की ओरिजिन हुई या डेवलपमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़िए पहला ऑप्शन क्या है, इयोहिपस, ओरोहिपस, मेजोहिपस, क्या है, प्लियोहिपस। बी पढ़िए बेटा, ओरोहिपस, इयोहिपस, प्लियोहिपस, मेजोहिपस। सी पढ़िएगा, प्लियोहिपस, मेजोहिपस, ओरोहिपस, फिर क्या है इयोहिपस। डी क्या है, इयोहिपस, मेजोहिपस, ओरोहिपस। अगर बातें करें जो सबसे प्रिमिटिव बेटा, जो सबसे प्रिमिटिव आपका हॉर्स था जो गधे के जैसा था, लाइक एस, उसका नाम है इयोहिपस। क्या नाम है, इयोहिपस। तो क्या करिए, ये कट कर दीजिए,
दो बचे बेटा। इयोहिप्पस का देखा जाए तो आता है कौन बेटा, ओरोहिप्पस। कौन आता है, ओरोहिप्पस। तो ओरोहिप्पस यहाँ आया, ये क्या आपका करेक्ट है। तो इयोहिप्पस सबसे क्या है, प्रिमिटिव है। उसके बाद डेवलप हुए ओरोहिप्पस। देन बेटा आते हैं मेसोहिप्पस। इसके बाद आता है मेरिचिप्पस। कौन आता है, मेरिचिप्पस भी आता है बेटा, मेरिचिप्पस। मेरिचिप्पस के बाद आता है कौन, अगर देखा जाए तो प्लियोहिप्पस आता है। और प्लियोहिप्पस के बाद जो मॉडर्न है बेटा उसका नाम है इक्वस। क्या नाम है, इक्वस। ये मॉडर्न हॉर्स है। क्या नाम है, मॉडर्न हॉर्स। तो दिस इज द क्या, ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 26 देखिए बाबू। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स विच डेवलप ऑन अर्थ, ऑन अर्ली अर्थ आर कॉल्ड, आई मीन धरती पर पैदा होने वाला सबसे पहला बेटा लिविंग बीइंग कौन है। आप जानते ही हैं कि हमारे कौन साहब, हमारे देखा जाए AI ओपेरिन साहब ने कहा था कि धरती पर पैदा होने वाला जो पहला लिविंग है उसको कोएसर वेट्स कहा गया। क्या कहा गया, कोएसर वेट, कोएसर वेट्स कहा गया है ना, वेट्स। किसने कहा, AI ओपेरिन ने कहा बाबू, ओपेरिन ने। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स। कौन फॉक्स बेटा, सिडनी फॉक्स आते हैं और कहते हैं इसी कोएसर वेट का अगर देखा जाए तो कहते हैं कोएसर वेट नहीं बल्कि उन्होंने क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्फीयर कहा। क्या बेटा, माइक्रोस्फीयर कहा। बाद में यही जाकर पता क्या बनाते हैं, बनाते हैं प्रोटोसेल बनाते हैं। क्या बना बेटा, प्रोटोसेल बनाते हैं। ये प्रोटोसेल क्या बनाती है, प्रोकैरियोटिक सेल बनाती है। और फिर प्रोकैरियोटिक क्या बनाती है, मेसोकैरियोटिक सेल। और ये मेसो क्या बेटा, यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो चला पढ़िए पहला ऑप्शन, माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट, नॉन ऑफ द एबव। माइकोबायोन्ट म से माइकोलॉजी बेटा, है ना, म से माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में स्टडी हम लोग करते हैं किसकी, हम लोग करते हैं फंजाई की, करते हैं ना। वहीं पर फ से फाइकोलॉजी तो किसकी करते हैं, एल्गी की करते हैं बेटा, एल्गी की। क्योंकि फ से फाइकोलॉजी, फ से फंजाई नहीं होगा तो बचा कौन, एल्गी। तो एल्गल हो गई। प्रोटोबायोन्ट यही है बेटा, प्रोटोसेल। कौन सेल, प्रोटोसेल। आई मीन इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए जरा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 27। फीचर ऑफ क्रोमैग्नॉन मैन इंक्लूड, क्रोमैग्नॉन बेटा आई मीन वो हम जो हमसे सबसे नियरेस्ट था, हमसे पहले बेटा जो मानव था उसका नाम क्या था, क्रोमैग्नॉन मानव। बात समझिएगा। अब जरा पढ़ते हैं क्या क्या उसका क्या आई मीन फीचर है। टूल मेकिंग एबिलिटी थी, हंटिंग हैबिट वो भी थी बेटा, आर्किटेक्ट एबिलिटी वो भी थी, ब्रेन कैपेसिटी कितना तेरा नहीं, उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी बेटा, 1600 सीसी, है ना, कितनी 1600 सीसी बेटा। ठीक है, फिर देखिए जरा, हंटिंग एबिलिटी, आर्गेटिक एबिलिटी, ब्रेन कैपेसिटी ओनली। अच्छा, टूल मेकिंग, हंटिंग, आर्गेटिक एबिलिटी ओनली, ये भी बेटा टूल मेकिंग, आर्गेटिक एबिलिटी, ब्रेन कैपेसिटी ओनली। अच्छा, इन तीनों में अगर देखा जाए बाबू, देखिए जरा, इन तीनों में देखा जाए तो दिया है, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ ब्रेन कैपेसिटी ओनली दिया नहीं है, ओनली ला के छोड़ दिया है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर ब्रेन कैपेसिटी क्या आपको दे दिया है, और आप जानते हैं उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1600 सीसी थी बाबू। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1350 से 1600 नहीं, आई मीन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला क्या रॉन्ग है, बाकी 2 3 4, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 2 3 एंड 4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, आई देखिए 28 क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट नहीं क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। अभी जस्ट पढ़े हैं, ओरंगुटान, जावा मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, क्या है हाइडलबर्ग मैन, क्रोमैग्नॉन मानव। कौन सा बेटा, क्रोमैग्नॉन मानव। अब अगर बातें करें हम लोग ह्यूमन का, अगर पढ़ेंगे हम लोग बेटा कंटेंट में कि द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो उसमें जरा एक बार देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्या था बेटा, जो इवोल्यूशन जब हुआ ह्यूमन का, सबसे पहला ड्रायोपिथिकस था, ड्रायोपिथिकस है ना। फिर रामापिथिकस है बाबू, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अगर देखा जाए रफली। फिर है होमो हैबिलस है, होमो हैबिलस। फिर है होमो इरेक्टस, कौन बेटा है, होमो इरेक्टस है। फिर है होमो निएंडरथलेंसिस, होमो निएंडरथलेंसिस है बेटा, निएंडरथलेंसिस है, निएंडरथल है। फिर है आई मीन क्रोमैग्नॉन, कौन बाबू है, क्रोमैग्नॉन मानव। फिर कौन है, होमो सैपियंस, सैपियंस। और फिर कौन आएगा, होमो
सैपियंस फ्यूचरिस्ट आएगा, है कि नहीं है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमो सैपियंस देखा जाए फॉसिलिस्ट कहते हैं। तो दिस इज द क्या, आई मीन ह्यूमन का देखा जाए तो इवोल्यूशन है। पहला ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नेएंडरथैलेंसिस, क्रोमैग्नॉन, होमो सैपियंस, सैपियंस जो मॉडर्न मैन है, ये मॉडर्न बेटा है। और ये कौन आने वाला कल आई मीन मानव होगा, होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्या क्वेश्चन 29, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉसिल्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े बेटा, जस्ट पढ़े हैं, इसको अरेंज कर लीजिएगा। पहला कौन था, ड्रायोपिथिकस, फिर क्या था रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस बेटा, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर कौन था होमो नेएंडरथैलेंसिस, फिर कौन था क्रोमैग्नॉन था, फिर होमो सैपियंस सैपियंस। तो देखिए जरा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, नेएंडरथल, क्रोमैग्नॉन। तो अगर देखा जाए तो क्रोमैग्नॉन सबसे लास्ट में आएगा, ये चौथा हो जाएगा बेटा, यही ना। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये पहला हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिया है। फिर होमो इरेक्टस और नेएंडरथल, पहले इरेक्टस आएगा, आई मीन ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये तो अरेंज है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, नेएंडरथल और फिर क्या क्रोमैग्नॉन। ऑलरेडी 1 2 3 4 ऑलरेडी दिया है बेटा, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट 30 है ना, देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। अच्छा 29 क्वेश्चन ही है बेटा, अच्छा सॉरी। चलिए तो ये क्या रहा आज का टोटल हमारा क्वेश्चन रहा, कैसा लगा आपको एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना, नई एनर्जी के साथ इसी चैनल पर। ओके, तब तक के लिए क्या